तो सभी लोगों को हेलो एंड हाय। आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक पर हम आते हैं। और अगर ऐसे ही लोग जुड़ेंगे बहुत लेट से, तब तो हम आधा घंटा के क्लास में जुड़ते ही रह जाएंगे सबको। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है कि कैसे एक फॉस्फोलिपिड को तैयार हम कर सकते हैं, है ना। मतलब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड। एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग क्या है फॉस्फोलिपिड का, अगर उस तरीके से उसको देखने की कोशिश करें तो हम लोग को सीखने का बहुत मौका मिलेगा। अगर आप एक फॉस्फेट लेते हैं तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स है ना। जैसे मैंने क्या कहा, ग्लिसरॉल। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं ग्लिसरॉल वाला देख रहे हैं। ठीक है। ये चीज सिखाएं आप सबको, इसलिए आप सब इस चीज को जान रहे होंगे। ठीक है। एसिड ग्रुप, और यहाँ हम लिख दे रहे हैं आर। आर का मतलब क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। आर का मतलब हो गया अल्काइल ग्रुप, दैट इज CnH2n प्लस 1। ये हो गया इसका। एक और फैट एसिड जोड़ते हैं। ठीक है। इस प्रकार से इसको आयरन कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं। और यहाँ पर एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है इससे। ठीक है। फॉस्फेट, और उस फॉस्फेट से कोई न कोई एक अल्कोहल कंपाउंड है, वो जुड़ा हुआ है। ठीक है। जैसे देखो, हम इथेनोलामाइन जोड़ते हैं। ठीक है। NH3, ऊपर एक प्लस का चार्ज, और फॉस्फेट पर एक माइनस का चार्ज। ये फॉस्फोलिपिड है। इसका नाम है फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन। ठीक है। ये इसका नाम है फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटाइल, सॉरी फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन इसका नाम है। अब इसमें अगर हम गौर करें तो कौन कौन सा हिस्सा है जो हम देख रहे हैं। तो पहले तो एक हम देख रहे हैं चेन, किसका? ग्लिसरॉल का, 1 2 3। दूसरा हम देख रहे हैं दो फैटी एसिड्स, 1 and 2। फिर देख रहे हैं एक हम फॉस्फेट, और फिर देख रहे हैं एक अल्कोहल कंपाउंड। यहाँ OH O जो है, ये से अल्कोहल। अब अभी देखने में तो लग रहा है कि हाँ भाई, ये एक हमारा फॉस्फोलिपिड तैयार है। जैसे ही ये फॉस्फेट इस ग्लिसरॉल से जुड़ता है, ये जो सेकेंड कार्बन पर जो फैटी एसिड का चेन होता है, वह इस साइड से उठकर इस साइड चला आता है। अब देखो, मैं इसको मिटा रहा हूं। मैंने क्या कहा कि जब फॉस्फेट जुड़ता है, तब राइट साइड में जो सेकेंड पोजीशन कार्बन पर जुड़ा हुआ फैट एसिड, वो लेफ्ट साइड में, हमारे यहाँ पे राइट और लेफ्ट से हम बात कर रहे हैं, मतलब ये हाइड्रोजन इस साइड चलाएगा, और जो फैटी एसिड था वह लेफ्ट साइड में अरेंज हो जाएगा। हो गया। अब आप समझ गए इस चीज को। ये तभी होगा, ये घटना तभी होगी जब फॉस्फेट जुड़ेगा। ठीक है ना।
अगर फॉस्फेट नहीं जुड़ेगा तो ये एज यूजुअल राइट साइड में अरेंज होगा। तो इस प्रकार से ये जो है ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है इसका, और इस कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के कारण इसके काम करने के तरीके भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। यहां किसी को सवाल पूछना है तो पूछेंगे जल्दी से। चलिए कोई सवाल नहीं। अब हम लोग सामान्यतः फॉस्फोलिपिड को कैसे बनाते हैं अपने एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम में, इस प्रकार से बनाते हैं, या फिर कई जगह पर ये एक हेड और टेल जो है वो जिग जैग दिखाया जाता है। ठीक है, हम सब कहते हैं कि ये जो है फॉस्फोलिपिड का हेड है और ये जो है उस फॉस्फोलिपिड का टेल है। करेक्ट। फिर हम कहते हैं कि हेड पर जो है चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इसी चीज को अगर हमको इस डायग्राम में देखना हो तो हम कैसे देख सकते हैं? तो सबसे पहले ये दोनों फैटी एसिड के जो चेन है उसको ढूंढे। तो एक चेन ये है और दूसरा चेन ये है, मतलब ये दोनों जो है वो ये फैटी एसिड के टेल है। और जो हेड का हिस्सा है, मैं थोड़ा हेड का इसको ऐसे स्ट्राइप कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखना। ठीक है ना। ये जो हेड का हिस्सा है जो चार्ज है वो कौन सा हिस्सा है? तो वो हिस्सा है ये थर्ड कार्बन का जो पूरा इंटायर जुड़ा हुआ चीज है, जिसमें CH3 भी है। और ये फॉस्फेट है, फॉस्फेट पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। फिर CH2 है, फिर अमीनो ग्रुप है और उस पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यहां पर आ गया। तो इस प्रकार से ये जो दोनों हो गए ये फॉस्फोलिपिड के टेल हैं और ये जो है हेड है। इस प्रकार से हेड और टेल का केमिकल स्ट्रक्चर हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नहीं तो सामान्यतः विद्यार्थी क्या होता है कि जब भी फॉस्फोलिपिड पूछो तो वो एक हेड और एक टेल बना के ऐसा स्ट्रक्चर जो है इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाकर अपना काम निकाल लेता है। बट चूंकि आप मास्टर डिग्री में हैं, आपको सिर्फ इस स्ट्रक्चर को ऐसे रिप्रेजेंट करने मात्र से काम नहीं चलेगा। आपसे अगर कोई पूछे कि क्या आप इस हेड और टेल को केमिकली बता सकते हैं कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, तो आपको इस प्रकार के स्ट्रक्चर को बताना ही चाहिए, बताना ही पड़ेगा, तभी जाकर यह मुद्दा क्लियर होगा। अब यहां पर किसी को सवाल है तो पूछेंगे। सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। सर इथेनॉल में, सर जो इथेनॉल है वो OH किधर है पता नहीं चल रहा है। OH यहाँ है, हम समझ गए। चलो हम इसको और एक बार और अच्छे से आपको, हम समझ गए आपको क्या जानना है। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। ठीक है, आप सवाल पूछेंगे, मैं आपको और उसको सुंदर से बताऊंगा, ठीक है ना, यस। ताकि आप कहीं भी ज्यादा उलझे नहीं। यदि मन में ये सवाल रह गया कि अच्छा वो इथेनॉल का OH कहाँ गया, तो फिर मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ, ठीक है ना। इसलिए आप सभी सवाल जरूर पूछें। देखो ऐसा स्ट्रक्चर था, क्या लगेगा, थोड़ा सा समय ही लगेगा ना, लेकिन एक बार बेसिक बन जाएगा। इसलिए मैं सिलेबस को खत्म करने में थोड़ा सा वक्त लगाता हूँ, ठीक है ना। मैं सिलेबस खत्म करने में थोड़ा वक्त लगाता हूँ, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेता हूँ, ठीक है। और चूंकि पिछला जो टॉपिक था सेमेस्टर 1 में वो ज्यादातर सॉफ्टवेयर बेस्ड टॉपिक था, जो कि ऑनलाइन का इस मोड में इस प्रकार से बताया जाना संभव नहीं था। चलो फॉस्फेट, अब देखो फॉस्फेट, तो जो रिएक्शन होगा वहां पर फॉस्फेट पर OH, देखो
कैसे मैं लिखा, उसने पूछा इथोनोलामाइन कहाँ गया सर, उसका OH कहाँ है। तो निश्चित रूप से आपकी केमिस्ट्री क्या है, कमजोर है। और जो भी विद्यार्थी H2O बनेगा। आ गया ना, ये इथोनोलामाइन आ गया। अब देखो, ये ऑक्सीजन इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ये ऑक्सीजन इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ये ऑक्सीजन इस फॉस्फेट के न्यूक्लियस पर अटैक किया, ये OH इस फॉस्फेट के न्यूक्लियस पर अटैक किया। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, है ना। तो रिजल्ट क्या हुआ, तो रिजल्ट ये हुआ कि ये H और ये OH टूटकर बाहर निकल गया, ये H और ये OH टूटकर बाहर निकल गया, ये H और ये OH टूटकर बाहर निकल गया, और ये H और ये OH टूटकर बाहर निकल गया। अब इसी सब को निकाल कर हमने क्या किया था, उस डायग्राम को बना दिया था। हमने सीधे यहाँ इसको मिटाया, है ना। हमने क्या किया, इसको इस प्रकार से मिटा दिया। ठीक है, समय लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, एक सीख जाएंगे तो 5 में अच्छा बोलेंगे, ठीक है ना। आप लोग बहुत लोग इसको जानते होंगे, है ना, जो पढ़े होंगे पहले, जिन्होंने इसका अभ्यास किया होगा, जो नंबर के लिए नहीं ज्ञान के लिए पढ़ रहे होंगे। नंबर के लिए जब तक पढ़ोगे सब भूल जाओगे, ज्ञान के लिए पढ़ोगे सब याद रहेगा। देखो ऐसे हो गया है। और फिर यही मैंने डायग्राम बनाया था ना जी, यस यस और नो। यस सर। गुड, अब सीख गए सब लोग कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या हुआ। बढ़िया। अब चलो इसी में हम बात करते हैं। अगर हमको कोई बोले कि इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज है, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज 1 है, नेगेटिव चार्ज भी 1 है। नेट चार्ज क्या है, अगर हमसे कोई पूछता है नेट चार्ज क्या है, तो हम लोग कहते हैं कि नेट चार्ज 0 है। क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेट चार्ज 0। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूं, आप सब लोग उस डायग्राम को खूब बढ़िया से देखना, है ना। सेल मेम्ब्रेन का जो डायनेमिक्स होता है ना, मैंने पहले क्या कहा, मैं आप देखते होंगे मैं किस तरह के शब्द का उपयोग करता हूं, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, असेंबलिंग, ये सब क्या है, ये सभी इंजीनियरिंग के वर्ड हैं। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन का इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, हम लोग सेल मेम्ब्रेन का इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। अब सब लोग देखना, मैं, ये लड्डू बाबू हैं, ये गुड्डू बाबू हैं, ये चिंटू बाबू, सब हॉस्पिटल का नाम लिख दिए। चिंटू बाबू हैं, ये चिंपू बाबू हैं, ये टुक्कू है, बांग्ला में नाम होता है, ठीक है ना, ये गिट्टू है, बिहार में नाम हो गया। अब जरा गौर करना कि मैं क्या करने जा रहा हूं। ओके, सब लोग अच्छे से, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि 2 फैटी एसिड चेन है और दोनों फैटी एसिड चेन एक प्रकार का ही है। अब देखिए, एक फैटी एसिड चेन हो गया और दूसरा फैटी एसिड चेन क्या हो गया, थोड़ा छोटा है कि बड़ा है, छोटा है ना, छोटा है। अब देखो, 2 फैटी एसिड चेन दोनों ही सिमिलर हैं और क्या है, छोटे हैं। फिर है एक फैटी एसिड चेन इस प्रकार से है, दूसरा फैटी एसिड चेन बेंड कर गया, है ना, शाहरुख खान के स्टाइल में खड़ा हो गया। फिर हम एक बना रहे हैं, तीसरा फैटी एसिड चेन, तीसरा उसका जो है ना, टुक्कू बाबू का, उनका दूरी दोनों इस प्रकार से जुड़ गया। ओके, चलिए इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब आप सब लोग इसको देखकर कुछ ऑब्जर्व किया, आप लोगों ने, सबने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने, ठीक है। उज़मा बताएं क्या ऑब्जर्व किया आपने इस इमेज में। सर फैटी एसिड चेन्स में डिफरेंस है। फैटी एसिड चेन्स में डिफरेंस, डिफरेंस है।
डिफरेंस लेंथ वाइज भी है एंड यस सर, क्वालिटी वाइज भी है। स्ट्रक्चर वाइज भी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि आपको यही ऑब्जर्वेशन सब मदद करेगा, है ना। आप कहते हैं कि चेंज इन लेंथ, लाइट हो जाएगा ना, लेंथ एंड टाइप ऑफ fatty acids, acid chains और हाइड्रोकार्बन chains of fatty acids। चेंज इन लेंथ एंड टाइप्स, बहुत महत्वपूर्ण बात ये बोला जा रहा है। जो विद्यार्थी इसको पढ़े हुए हैं पहले, फ्लूइडिटी को, इसके इंजीनियरिंग और टेक्सचर से इसके फंक्शन को, वो सब इसको रिकॉल कर रहे होंगे कि कैसे है ये, है ना। क्या है ये? चेंज इन लेंथ, लंबाई में बदलाव। चेंज इन फैटी एसिड के टाइप में बदलाव। क्यों भाई, क्यों बदलाव हो? मेरे मन में बहुत बड़ा प्रश्न आ गया है, बहुत बड़ा प्रश्न उठकर आ गया है। क्यों क्यों क्यों? ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने विद्यार्थियों को मौका दूंगा कि आप लोग में से कुछ सजेस्ट गेस करिए कि क्यों इनके लंबाई में और इनके गुणवत्ता में, इनकी गुणवत्ता में बदलाव है। बताइए कोई। सर मे कार्बन भी सब नंबर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बना, मतलब डिफरेंट फंक्शन करेंगे इसीलिए शायद। हाँ बिल्कुल, डिफरेंट फंक्शन करेंगे, बिल्कुल सही। और सर हम्म, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे, दो अलग अलग तरह के, मतलब मेम्ब्रेन्स बनाएंगे, ये भी सही है। रहेगा। हाँ और कोई बोल रहा था? सर कार्बन नंबर डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल, कार्बन नंबर डिफरेंट होने से ये होंगे, बिल्कुल सही है। और कोई? सब लोग पार्टिसिपेट करो, देखो मन में सबके उत्तर एक आता है ना। हमसे जब हम, ये मानव मस्तिष्क का एक मनोविज्ञान है। इट इज अ काइंड ऑफ point of opinion. Whenever we see anything, even we know or don't know, a question arise, एक क्वेश्चन उठता है हमारे दिमाग में, एंड वी डू आंसर, हम उसका सही या गलत, उसका उत्तर भी अपने मन में बनाते हैं, है ना। ये क्या है? तो एक मन में कुछ ना कुछ उत्तर बनेगा उसका, उल्टा पुल्टा, सही या गलत। जब हम उस उत्तर को पहले से ही जान लेते हैं, है ना। अच्छा, आप देखते हैं बचपन में कैसे सिखाया जाता है, एक पेज में बड़ा सा रंगीन सेब होता है, एप्पल, है ना, और छोटा सा एप्पल लिखा रहता है, और बच्चों को क्या बताया जाता है? ए फॉर एप्पल। बच्चा ए नहीं देखता, वो एप्पल देखता है, वो रिकॉग्नाइज करता है। हम सब याद करें बचपन में हम लोग को कलर पूछा जाता था कि ब्लू कलर से रंगो, ग्रीन से रंगो, ताकि हम कलर को नाम दे सके, उसको पहचान सके, राइट। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि सबके मन में कुछ ना कुछ ओपिनियन आता है, उस ओपिनियन को रखना चाहिए, है ना। और अपने तर्क से, अपने पढ़े हुए विषयों से, आप लोगों, सब लोगों ने बायोलॉजी को 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, मेडिकल की तैयारी में तो 11th 12th में आप लोगों ने बहुत जम के पढ़ा होगा। वो टीन एज का ब्रेक, ये होता है, ब्रेक पॉइंट होता है, तो बहुत लोग पढ़ाई लिखाई भी छोड़ देते हैं उसमें, है ना। और फिर ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होगा, तो आप तो बहुत सारा दिन बायोलॉजी पढ़ कर आए हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। कुछ ना कुछ तो लॉजिक आपके मन में आता ही होगा। चलिए, आप सब लोगों ने, जितने लोगों ने भी उत्तर कहा किया है, वो बहुत ही अच्छा उत्तर किया है, मैं सबको बधाई देता हूं इसके लिए। अब आप देखें कि सपोज करो कि ये एक C16 पैल्मिटॉयल है, ये भी C16 पैल्मिटॉयल है, करेक्ट। तो हम लोग क्या कहेंगे कि दोनों फैटी एसिड्स का एक समान है। हाँ, ये हम कहेंगे कि ये C20 फैटी एसिड है, और ये जो है वो C16 फैटी एसिड है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों दो अलग अलग कार्बन की संख्या रखने वाला फैटी एसिड है। इसको हम कह रहे हैं, ये जो है ये C10 और ये भी जो है C10, मतलब
काफी कम संख्या में कार्बन वाले फैटी एसिड की चेन है। फिर यहां पर हम कह रहे हैं ये जो है वो C18 है और ये भी जो है C18 है, कार्बन 18। तो आपके मन में आएगा कि कार्बन 18 है सर, बट ये डिस्को डांस क्यों कर रहा है मिठुन चक्रवर्ती के स्टाइल में, आई एम ए डिस्को डांसर। तो ये जो किंक है इसको हम लोग क्या कहते हैं, किंक, KINK, ठीक है ना, किंक। ये किंक एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड को, सिस डबल बॉन्ड को। अर्थात अगर यहां पर एक बार टेढ़ा है ये, इसका मतलब यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड। क्योंकि जब डबल बॉन्ड बनता है दो कार्बन के बीच में, आप सबने पहले भी पढ़ा होगा, क्योंकि 11th-12th में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पढ़ाया जाता है। तो इन दोनों डबल बॉन्ड के क्या होते हैं, लंबाई अलग अलग होते हैं और एनर्जी भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जहां पर सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है, सबको याद है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो जहां पर आप देख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड की लंबाई, स्टेबिलिटी ज्यादा है, पाई बॉन्ड उसकी तुलना में क्या है, छोटा है। तो यदि एक लंबा और एक छोटा होगा तो स्वतः ही क्या होगा, अगला चीज, वो कुछ भी जुड़ेगा वो बेंड करेगा। क्यों, क्योंकि नीचे का बॉन्ड क्या है, छोटा है। जैसे हम लोग जापानी पंखे बनाते हैं कागज से, तो जापानी पंखे कागज से कैसे बनाते हैं, तो उस कागज का एक एंड जो होता है वो हमारे अंगूठों के बीच में दबा होता है, और एक एंड के कागज को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, वो फैल जाता है और नीचे वाला क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और इस प्रकार से ये बेंड कर जाता है, बेंड करके एक जापानी पंखा बन जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, किंक है। अब यहाँ पर भी क्या है, C18 और दोनों क्या है, एक डबल बॉन्ड रखने वाले फैटी एसिड चेन है। C18 में एक ही डबल बॉन्ड किस में होता है, ओलिक एसिड में होता है। अब आप जब गौर कर रहे हैं इन सब चीजों को, तो आपको इतनी वैरायटी जो है वो मिलता है ना। आप में किसी ने कहा था कि सर टेम्परेचर का असर होता है इस पर, ठीक है ना। तो जो सवाल था उसका जवाब आप ही लोग में से किसी ने दिया था कि सर ये जो चेंजेज हैं, ये चेंजेज टेम्परेचर के आलोक में होते हैं। सर किसके आलोक में होते हैं, टेम्परेचर के, ठीक है। तो आपके सबके मन में एक सवाल पैदा होगा कि सर क्या मतलब ठंडी या गर्मी से हमारे मेम्ब्रेन के कंपोजिशन और उसके टेक्सचर में बदलाव आता है क्या, और इसका क्या पर्पस है कि नहीं है। तो हम लोग कहते हैं कि ये विज्ञान का विषय है, और इस विषय को हम सब लोगों को क्या करना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए।